हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 5 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये डेली बेसिस पे आते हैं, तो आप इनको जरूर कवर करते रहिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो सभी आप सीख पाएँ। बताना चाहूँगा गाइस कि टेस्ट सीरीज चल रही है एफआरओ मेंस के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो ये सारी पीडीएफ्स वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ पटवारी लेखपाल की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर। देखिए, ये एक थ्योरी थी जिसको प्रतिपादित किया गया था कुछ टाइम पहले। तो अब उसके बारे में समझते हैं कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक मतभेद क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशियोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट लगता है, सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से, फिलॉसफी पर्सपेक्टिव से। और सवाल सिर्फ इतना सा भी पूछा सकता है यूपीएससी में कि ये अभी न्यूज़ में रहा, ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, या कुछ भी ऐसा करके पूछा जा सकता है, चाहे किसी भी पीसीएस में हो, चाहे किसी भी यूपीएससी में हो। तो अभी कहता है कि द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी इन सोशल साइकोलॉजी, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लियोन फेस्टिंगर। तो ये इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये थ्योरी जो थी ये किसने दी थी? ये लियोन फेस्टिंगर ने दी थी अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इन 1957। तो 1957 की ये बुक है जिसमें इन्होंने ये समझाया था। फेस्टिंगर थ्योरी वाज द प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हिम एंड हिज कलीग्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन थॉट्स एंड बिहेवियर। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया था, फेस्टिंगर की थ्योरी ये इस चीज़ पे काम करती है कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कुछ लोगों पे, और ये कहा कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यानी कि थॉट्स में और बिहेवियर में, यानी कि वो सोचते क्या हैं और करते क्या हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। द थ्योरी प्रपोजेज दैट इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन वंस थॉट्स एंड बिहेवियर्स वुड लीड टू एन अनकंफर्टेबल साइकोलॉजिकल या इमोशनल टेंशन, जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा गया, इंडिविजुअल्स में या ग्रुप्स में, विच रिजल्ट्स इन देम आइदर चेंजिंग द इनकंसिस्टेंट एलिमेंट्स टू रिड्यूस द डिसोनेंस और एडिंग कॉन्सोनेंट एलिमेंट्स टू रिस्टोर हार्मनी। यानी कि मान के चलिए कि वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि मान लेते मैं सोचता कुछ हूँ और लेकिन करता कुछ हूँ, यानी मेरा बिहेवियर कुछ और है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बहुत पीसफुल रहना है, लेकिन मैं बहुत एग्रेसिव हो रहा हूँ और लोगों से लड़ाई कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अगर इस तरह से हो रहा है, तो ये आपका कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी कथनी में और करनी में डिफरेंस हो रहा है। वो यहाँ पे ये तरह कहना चाह रहे हैं कि आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स रैशनलाइज देयर सपोर्ट एंड बिलीफ टुवर्ड डिफरेंट रिलीजन्स। अब देखिए, यहाँ पे बात क्या आ रही है कि मेरे विचार क्या हैं अलग अलग धर्म के प्रति, रिलीजन्स के प्रति, कल्ट्स के प्रति, पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति। बेसिकली ये जो आर्टिकल लिखा गया था, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर लिखा गया था। इन्होंने एग्जाम्पल जो लिया है इसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का लिया है, इस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही है। कि मान लेते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि 2014 में जैसे कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हाँ हो सकता है कि अच्छे दिन आएंगे, और उसने इस फेवर में आके जो रूलिंग पार्टी है उसको वोट दिया। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसको लगने लगता है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं, डिमोनेटाइजेशन हो गया है और कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, वो जॉब ढूंढ रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग पाई है, तो उसको ये लगता है कि अच्छे दिन नहीं आ पाए हैं उसके लिए। लेकिन उसके बाद फिर वापस से, यानी कि वो उस पार्टी से दूर जाने लगता है, लेकिन फिर वापस से 2019 में उसको ये दोबारा से होप उठती है अंदर, मन मन में वो ये सोचता है कि दोबारा उसकी ये होप आती है कि हो सकता है
पिछले 5 साल की टेन्योर में ना हुआ हो, इस 5 साल की टेन्योर में हो जाए, तो वापस से उसी पार्टी के लिए वोट दे देता है। तो ये आपने जो थॉट किया कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने जो काम किया उस पार्टी की को ही वोट दिया, तो ये आपकी कथनी और करनी में डिफरेंस हो गया, यानी कि आपके बिहेवियर में और आपके थॉट्स में डिफरेंस आ गया। इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा गया। While there are various ways to resolve cognitive dissonance, in most cases people tend to justify their behavior. अब क्या होगा कि यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं कि आप अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लोग बाग जो हैं वो क्या करते हैं, जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि मैं सोच कुछ और रहा था, लेकिन अगर मैंने कुछ और कर दिया तो फिर मैं उस जो मैंने किया है उसको सही ठहराने के लिए मैं नए नए बहाने या नए नए कुछ तरीके बताऊंगा कि मैंने ये इसलिए किया या मैंने ये उसलिए किया। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ ईजियर टू चेंज वंस थॉट्स देन टू इंट्रोस्पेक्ट एंड क्वेश्चन वंस बिलीफ सिस्टम। क्योंकि ये आसान होता है कि हम अपने थॉट्स को यानी किसी के थॉट्स को चेंज कर दें, ना कि इसके बजाय कि हम जो उसका बिलीफ सिस्टम है यानी जिस चीज़ पर वो विश्वास कर रहा है, मान रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन करें। उसको क्वेश्चन करने के बजाय हम अगर थॉट्स चेंज कर देंगे तो वो ज़्यादा आसान रहता है। नेक्स्ट आता है यूनेस्को के एक्सपर्ट जो हैं वो विज़िट किया उन्होंने हसन्स होयसाला टेम्पल। तो त्योन क्यान बूम ये एक एक्सपर्ट थे, हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के। उन्होंने जो होयलाश्वेरा टेम्पल है हेलबेट कर्नाटका में हसन डिस्ट्रिक्ट में, उसको विज़िट किया है और ये कहा जा रहा है कि इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल कर लेना चाहिए। द होयसाला स्ट्रक्चर इज़ एन एस्पिरेंट फॉर द टैग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, इसी तरह से ये यूनेस्को एस्पिरेंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल होना चाह रहा है। मिस्टर बूम वेंट अराउंड द टेम्पल एंड स्टडीड द होयसाला आर्किटेक्चर। ही विल बी सबमिटेड अ रिपोर्ट टू यूनेस्को। तो जो मिस्टर बूम जो है वो यूनेस्को को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। GS2 से न्यूज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन से और इंटरनेशनल फोरम से जो न्यूज़ है हमारी, उसमें यह आता है कि 2023 में भारत G20 समिट को होल्ड करेगा। इंडिया विल होल्ड ओवर 200 G20 रिलेटेड मीटिंग्स अक्रॉस द कंट्री। तो भारतवर्ष में पूरे देश में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होंगी, पूरे साल भर में G20 रिलेटेड मीटिंग्स होंगी ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुपिंग, जो शुरू होगा 1 दिसंबर 2022 से और 30 नवंबर 2023 तक चलता रहेगा। The G20 Leaders Summit will be held in New Delhi on September 9 and 10 in 2023। तो G20 लीडर्स की जो समिट होगी वो नई दिल्ली में होगी 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 में। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द UAE ये सभी गेस्ट कंट्रीज़ होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये अनाउंस किया 13 सितंबर को, और इन सबको जो है इन्विटेशन लेटर जा भी चुके हैं। इंडिया इज़ करेंटली पार्ट ऑफ द G20 ट्रोइका। अभी इंडिया जो है वो G20 ट्रोइका का पार्ट है, यानी कि जो करंट में है, जो प्रीवियस है और जो इनकमिंग G20 प्रेसिडेंसीज हैं उनको G20 ट्रोइका कहा गया है, यानी कि 3 देशों का समूह, जैसे कि इंडोनेशिया, इटली और फिर इंडिया। तो करंट में इंडोनेशिया है, फिर पहले इटली था और अब आगे जो आने वाला है वो इंडिया है। द G20 विच रिप्रेजेंट्स 85% ऑफ ग्लोबल GDP। तो G20 देश जो हैं वो अपने आप में 85% ग्लोबल GDP शो करते हैं, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो करते हैं। और G20 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सवाल 2020 का जो UPSC था उसमें 4 ऑप्शंस में 4-4, 5-5 देशों का समूह बना के दे दिया था और पूछ लिया था UPSC प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन कौन से कंट्रीज़ G20 कंट्रीज़ हैं। तो G20 इंक्लूड्स कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत है, फिर इंडोनेशिया है, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। अब ये टर्की है, इसका नाम हो गया है TURKIYE, है ना, ये नाम हो गया इसका। द UK, US और यूरोपियन यूनियन। तो यानी कि 19+1, तो 19 तो देश हो गए, +1 एक यूरोपियन यूनियन हो गया। तो ऐसे मिला के G20 ग्रुपिंग बनी है। नेक्स्ट आता है कि BCCI ऑफिस बियरर्स कैन हैव 2 टर्म्स इन अ रो बिफोर कूल ऑफ। और देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये कह दिया गया है कि जो BCCI के ऑफिस बियरर्स हैं, यानी कि जो BCCI के पदाधिकारी हैं, वो एक साथ 2 टर्म्स ले सकते हैं। एक साथ अगर उनका टर्म एक टर्म 3 साल का होता है तो 2 लगातार यानी 6 साल तक वो उस पद पे बने रह सकते हैं बिना कूल ऑफ पीरियड के। अब कूल ऑफ पीरियड क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कूल ऑफ पीरियड एक ऐसा समय है जिस टाइम पे आप कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते। जैसे कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद आपको एक कूल ऑफ पीरियड दे दिया गया है, मान लेते हैं कि 4 साल का या 5 साल का,
कि मान लेते हैं अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आप जज से जैसे ही रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो उसके 5 साल तक आप कोई भी सरकारी पद या कोई भी पद कहीं पे आप नहीं ले सकते। इसको कूल ऑफ पीरियड कहा गया। ये इस वजह से किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि अगर मैं आपको लालच दूँ, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई लालच दे दे, सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कि अगर उसको लालच दे दे कि अगर तुम ये काम कर दोगे, यानी कि अगर तुम फैसला हमारे फेवर में दे दोगे या कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के जज से जो भी कुछ काम करवाना है, अगर आप ये हमारे फेवर में कर दोगे तो जैसे ही आप रिटायर होगे तो हम आपको इस पोस्ट पर बिठा देंगे या हम आपको ये वाला फेवर देंगे। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए एक कूल ऑफ पीरियड लगा दिया जाता है कि आप चाहे किसी भी तरह से रिटायर हों, जैसे ही आप रिटायर होंगे उसके बाद आपको 3 साल तक या 4 साल तक कोई भी पद आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है यहाँ पे कि दैट द 3 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड, पहले 3 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड हुआ करता था बीसीसीआई ऑफिस बियरर्स के लिए, कि एक बार अगर एक बार आपने एक पोस्ट पे कुछ टाइम रह लिए तो उसके बाद आप 3 साल तक आप उस पद पर नहीं आएंगे या किसी भी पद पर नहीं आएंगे बीसीसीआई में। विल किक इन ओनली आफ्टर द कंप्लीट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एपेक्स क्रिकेट बॉडी। तो अब इसको 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कर दिए गए हैं, कि 2 लगातार वाले टर्म्स कर दिए गए हैं, कि एक के बाद एक टर्म्स अगर आपने 2 बार कर लिए तब जाकर आप कूल ऑफ पीरियड में जाएंगे। द रिलैक्सेशन इन द कूलिंग ऑफ पीरियड हैज़ पेव्ड द वे फॉर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली एंड सेक्रेटरी जे शाह, जो बेटे हैं अमित शाह के, टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर अ सेकंड टर्म इन अक्टूबर। तो वो दूसरे टर्म के लिए अक्टूबर में जो दूसरा टर्म होने जा रहा है इसमें भी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है कि कैबिनेट ने 4 ट्राइब्स को एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने की घोषणा कर दी है कि कैबिनेट अप्रूव्स एडिशन ऑफ 4 ट्राइब्स टू एसटी लिस्ट। द यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि एडिशन हो जाएगी 4 ट्राइब्स का टू द लिस्ट ऑफ एसटी, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। यानी कि तमिलनाडु की, हिमाचल प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की जो ट्राइब्स हैं उनको एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने की बात कर दी गई है। हट्टी ट्राइब आती है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ा था और बहुत सालों से, पिछले 50 सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि इनको एसटी लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो जो हट्टी ट्राइब है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी एरिया की, उसको इंक्लूड किया गया है। नारी कोरावन और कुरीविकरन हिल ट्राइब्स है तमिलनाडु की, इनको इंक्लूड किया गया है। और भिंजिया ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, इनको इंक्लूड किया गया है, विच वॉज लिस्टेड एज एसटी इन झारखंड। अब जो भिंजिया ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, ये झारखंड में तो एसटी, झारखंड और उड़ीसा में तो एसटी की लिस्ट में थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तो इसको छत्तीसगढ़ में भी इंक्लूड कर दिया गया है। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू ब्रिंग द गोंड कम्युनिटी रिजाइडिंग इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी अंडर द एसटी लिस्ट फ्रॉम द एससी लिस्ट। तो जो गोंड कम्युनिटी है जो यूपी के 13 जिलों में रहते हैं, ये पहले एससी लिस्ट में हुआ करते थे, शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में हुआ करते थे। अब इनको अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में डाल दिया गया है। दिस इंक्लूड्स द 5 सब कैटेगरीज ऑफ द गोंड कम्युनिटी। अब 5 सब कैटेगरीज हैं गोंड कम्युनिटी की। एक तो धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है और राजगुंड है। तो ये जो गोंड कम्युनिटी है ये उसमें से आता है। अर्लियर द हट्टी ट्राइब हैड बीन इन द एसटी लिस्ट इन उत्तराखंड बट नॉट इन हिमाचल प्रदेश। पहले ये था कि हट्टी ट्राइब जो थी एसटी लिस्ट में तो थी उत्तराखंड में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की लिस्ट में वो नहीं थी। द कैबिनेट हैड ऑल्सो अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ सिनोनिम्स फॉर 11 ट्राइब्स। अब देखिए बात ये भी है कि 11 ट्राइब्स ऐसी थी जिनके नाम में फ़र्क था या उनके जो सिनोनिम है, मान लेते हैं एक कास्ट है, एक सरनेम है, उसकी स्पेलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, तो उसके वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। अलग अलग स्पेलिंग्स होने की वजह से उनको कोटे का, यानी उनको एसटी स्टेटस का जो बेनिफिट था वो नहीं मिलता था। And one tribe in Karnataka, so that variations in their spellings and pronunciations do not result in beneficiaries being left out of schemes। तो यानी कि जो उनके उच्चारण में जो मतभेद है या उनकी स्पेलिंग्स में जो दिक्कतें हैं उसके वजह से वो बेनिफिशियरी की लिस्ट से बाहर नहीं हो जानी चाहिए, तो उसके लिए भी प्रयास किए गए। द कैबिनेट अप्रूव्ड बेटा कुरुबा एज अ सिनोनिम फॉर द कडू कुरुबा ट्राइब इन कर्नाटका। तो जो कडू कुरुबा ट्राइब है उसके लिए बेटा कुरुबा भी, यानी कि बेटा कुरुबा बोल दो या कडू कुरुबा बोल दो, बात एक ही है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो ट्राइब्स हैं जैसे कि भरिया, तो उसको भूमिया भी कहा जा सकता है, भूयान भी कहा जा सकता है, गदवा को गढ़वा भी कहा जा सकता है, धनवर को धनावर या धनुवर, और नागेशिया को नगासिया, किसान, पोंद को पोंड। तो ये जितने भी स्पेलिंग्स में देखिए आप देख सकते हैं कि इन सब में स्पेलिंग्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो ये जो स्पेलिंग्स में या प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में इनका जो फ़र्क है उसके वजह से ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है वो एसटी लिस्ट से बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि इन सबको इंक्लूड कर दिया गया है।
नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ आ रही है कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको समझने की बात की जा रही है कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में अभी हाल ही में पिछले दिनों यूक्रेन ने जो कब्ज़ा कर लिया था रशिया ने यूक्रेन के हिस्सों का, उसको वापस से एक्वायर कर लिया है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर मैप दिखाया है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ये पूरा यूक्रेन है और यूक्रेन की ये राजधानी है कीव, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है रशिया का। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे जहाँ पे ये रेड कलर से या ऑरेंज कलर से मार्क हो रहा है, सारा वो एरिया है जहाँ पे रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। और ये वो हिस्सा है जो रशिया के लगभग कब्जे में है या यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही है। तो अब ये सारा एरिया है लुहांस्क का एरिया है, उसके बाद फिर ये दोनेत्स्क है और ये मारियोपोल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। और फिर ये ज़ैपोरिज़िया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का, जो कि या ये कह सकते हैं यूक्रेन का या यूरोप का तो सबसे बड़ा प्लांट है। तो यूक्रेनियन फोर्सेस हैव पुश्ड बैक रशियन सोल्जर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द खार्किव कोस्ट। तो खार्किव जो कोस्ट है उससे बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया गया है कई सारे रशियन सोल्जर्स को, रीटेकिंग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरीज, यानी कि हज़ारों किलोमीटर की जो टेरिटरी है ये खार्किव यहाँ पे है। आप इसको देख लीजिए, ये खार्किव है यहाँ पे। तो ये ग्रीन कलर का वो एरिया है जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव, यानी कि यूक्रेन ने वापस इसको कब्जे में ले लिया है। ये पहला हिस्सा ये इनके पास हुआ करता था, रशियंस के पास हुआ करता था। अब ये एरिया वापस से यूक्रेन वालों ने क्या कर लिया, इस पर टेक ओवर कर लिया है। रशिया हैज़ कन्फर्म्ड द रिट्रीट सेइंग इट विड्रू ट्रूप्स फॉर रीग्रुपिंग। तो रशिया ने कहा है कि इस चीज़ को माना है कि हाँ वो वहाँ से पीछे हटे हैं। यूक्रेन का कहना यह है कि इट हैज़ रीटेकन सम 3500 स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरीज इंक्लूडिंग इजियम एंड कुपियांस्क, जो दो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं इन द नॉर्थ ईस्ट दैट सर्व्ड एज लॉजिस्टिकल हब्स फॉर द रशियन फोर्सेज। पहली बार ऐसा हुआ है जब से युद्ध शुरू हुआ है कि यूक्रेन वालों ने, यूक्रेनियन ट्रूप्स ने रशियन ट्रूप्स को पीछे धकेल दिया है और रशिया फिर पीछे चला गया है। अमेरिका और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लानिंग द यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव। तो ये सिंपल सी बात है, यूक्रेन अपने आप में एक बहुत छोटा सा देश है, यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं है रशिया के इतने बड़े विशाल देश के सामने कि वो उसके सामने टिक पाए। ये जो युद्ध चल रहा है ये इतना लंबा इसलिए खिंच गया है क्योंकि इस टाइम पे जो रशिया है वो मात्र एक देश यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, वो कई देशों से लड़ रहा है। वो इस टाइम पे यूएसए से लड़ रहा है, ब्रिटेन से लड़ रहा है, वो कई सारे देशों से लड़ रहा है। क्योंकि वो कई सारे देशों से लड़ रहा है इसलिए उसको जीतने में दिक्कत हो रही है। अगर खाली यूक्रेन की फोर्सेस होती तो वो अब तक कब का जीत चुका होता। नेक्स्ट आता है माइक हैंके इज़ द यूएस काउंसिल जनरल। तो माइक हैंके को अपॉइंट किया गया है यूएस का काउंसिल जनरल भारत में। सीनियर डिप्लोमेट है माइक हैंके, उन्होंने काउंसिल जनरल की पोस्ट संभाली है यूएस कॉन्सुलेट मुंबई में। फिर आता है केनिया में जो भी नए प्रेसिडेंट बने हैं विलियम रूटो, उन्होंने एम्बिशियस क्लाइमेट प्लान बताए हैं। उनका कहना यह है कि केनिया के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट विलियम रूटो सेड दैट क्लाइमेट चेंज विल बी की टू द गवर्नमेंट एजेंडा। और उन्होंने कहा है कि एक एम्बिशियस प्लेज किया है कि वो क्लीन एनर्जी पे जाएंगे और फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2030 तक। कि 2030 तक वो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल ख़त्म कर देंगे, ये कहा गया है। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन ने रिजोल्यूशन दिया है कि हंगेरी जो कंट्री है जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है कि वो अब कोई फुल डेमोक्रेसी नहीं रहा है, ये कहना है यूरोपियन यूनियन का। तो हंगेरी इज़ नो लॉन्गर अ फुल डेमोक्रेसी एंड द यूरोपियन यूनियन नीड्स टू डू एवरीथिंग टू ब्रिंग इट बैक इन टू लाइन विद यूरोपियन वैल्यूज़। तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट का कहना है। उनका कहना यह है कि हंगरी अब, या हंगेरी जो कंट्री है वो अब पूरी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है और यूरोपियन पार्लियामेंट पूरी कोशिश करेगा या यूरोपियन यूनियन पूरी कोशिश करेगा कि ये वापस से उसी फेज़ में आ जाए, यानी कि जो डेमोक्रेसी वाला फेज़ है। मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड 433 इन फेवर 123 अगेंस्ट टू नाउ डिस्क्राइब हंगेरी, जो उसको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रूल कर रहे हैं विक्टर ओरबान हु मेंटेन्स क्लोज टाइज टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये सिंपल सी बात है, ये पूरी हिपोक्रेसी है। यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट इसलिए हंगेरी को ऐसा कह रही है क्योंकि जो उसके प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबान, उनके फ्रेंडली टाइज़ हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो इसलिए उनका कहना यह है कि अब ये डेमोक्रेसी नहीं रहा है। नेक्स्ट आता है प्रताप पवार को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। तो सकल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं प्रताप पवार, उनको यूनानिमसली यानी कि एक मत होकर इलेक्ट कर लिया गया है चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर 2022-23। मिस्टर पवार अपने आप में एक पद्मश्री अवॉर्डी हैं
फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर पुणे के, और वो भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें शामिल हैं। चेयरमैन एंड एमडी ऑफ आर के स्वामी प्राइवेट लिमिटेड श्रीनिवास के स्वामी, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेंबर हैं काउंसिल के, उनको यूनानिमसली डिप्टी चेयरमैन ऑफ द ब्यूरो इलेक्ट कर लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे सवाल पूछ सकते हैं वो आपसे कि आरएसएस टू हैव फर्स्ट वुमेन चीफ गेस्ट ऑन 5 अक्टूबर। तो आरएसएस ने कहा है कि वो पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला चीफ गेस्ट उनके यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगी 5 अक्टूबर को। माउंटेनियर संतोष यादव इज टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फाउंडेशन डे इवेंट ऑन October 5। तो माउंटेनियर संतोष यादव को कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो माउंटेनियर संतोष यादव थी वो हुई थी फर्स्ट वुमेन चीफ गेस्ट आरएसएस के इवेंट में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री द आरएसएस इनवाइट्स अ वुमेन इन सच अ कैपेसिटी फॉर द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस, जो कि नागपुर में हुए हैं। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको आप साइंस में भी कह सकते हैं, ज्योग्राफी की न्यूज़ भी कह सकते हैं, वैसे ये क्लाइमेट के ऊपर न्यूज़ है। क्लाइमेट की न्यूज़ हम देखते हैं। इंडियाज़ ग्रोइंग वाटर क्राइसिस, द सीन एंड द अनसीन। अगर हम देखें तो भारत की जो बढ़ती हुई पानी की समस्याएं जो बढ़ रही हैं भारत के देशों, भारत के शहरों में, उसके ऊपर बात की जा रही है। यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 की, उसने ये कहा है कि ग्लोबल कंसर्न है ओवर द शार्प राइज इन फ्रेश वाटर विड्रॉल फ्रॉम स्ट्रीम्स, कि जो फ्रेश वाटर का जो खपत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे हम फ्रेश वाटर जो है यानी कि मीठे जल या ताज़ा पानी अगर हम कहें तो नदियों से, लेक, झीलों से, एक्वीफर होता है ज़मीन के अंदर से पानी निकालना, और ह्यूमन मेड रिजर्वायर से, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, पानी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। 2007 में कॉपिंग विद वाटर स्कार्सिटी एक थीम रखी गई थी वर्ल्ड वाटर डे की, जो कि 22 मार्च को होता है। एक वाटर स्कार्सिटी क्लॉक है जो कि एक इंटरेक्टिव वेब टूल है। उसका कहना ये है कि ओवर 2 बिलियन पीपल, यानी कि 200 करोड़ लोगों की बात की जा रही है, वो ऐसे देशों में रह रही हैं जहाँ पर वाटर स्ट्रेस है, यानी कि पानी को लेकर समस्याएं हैं, पानी को लेकर दिक्कतें हैं। तो ऐसे 200 करोड़ लोग जो हैं वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में करीब करीब 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 200 करोड़ लोग की ये बात की जा रही है, यानी कि 25% की बात की जा रही है। द ग्लोबल ड्रॉट रिस्क एंड वाटर स्ट्रेस मैप शोज दैट मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि वेस्ट, सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, आर हाईली वाटर स्ट्रेस्ड एंड एक्सपीरियंस वाटर स्कैरसिटी। नीति आयोग की रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है 2019 की, अलग अलग सालों में आती है। तो 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, हैज़ साउंडेड अ नोट ऑफ क्वेश्चन अबाउट द वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन द कंट्री। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट वाटर क्राइसिस हो सकता है देश के अंदर, विद मोर देन 600 मिलियन पीपल, यानी कि 600 मिलियन पीपल आप इमेजिन कर सकते हैं। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है, तो 600 मिलियन का मतलब 60 करोड़ हो गया, कि 60 करोड़ लोग जो हैं वो एक्यूट वाटर शॉर्टेज से जूझ सकते हैं सिर्फ भारत देश के अंदर ही। ग्लोबली अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्ट्स एन एस्टिमेटेड 500 बिलियन लीटर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझने की चीज़ है कि जो अगर हम एक देश की बात करें और देश के अंदर गांव और शहरों की बात करें, तो बेसिकली ज़्यादातर जितने भी शहर हैं, सभी शहरों की जो पानी की डिमांड पूरी हो सकती है वो आज के टाइम पे पूरी हो रही है पानी को इंपोर्ट करके। वो पानी को कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? गाँव से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि शहरों में इतना पानी बचा ही नहीं है कि शहरों की नीड पूरी हो सके। लंबी लंबी पाइपलाइन डाली गई हैं जिनसे दूर दराज में बने हुए गाँव के आसपास जो डैम्स होते हैं या गाँव में से जो पानी होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि गाँव के लोगों की कॉस्ट पे पानी प्रोवाइड किया जा रहा है शहर में वेस्ट करने के लिए। तो ग्लोबली अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर imports an estimated 500 बिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे अक्रॉस अ कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ 27,000 किलोमीटर। एटलीस्ट 12% जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया के वो इंटर बेसिन ट्रांसफ़र पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इंटर बेसिन ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि एक नदी का जल दूसरी नदी के जल में जा रहा है, यानी कि गंगा बेसिन का पानी अगर मैं गोदावरी बेसिन में प्रोवाइड करने लगूँ, या गोदावरी बेसिन का पानी कावेरी बेसिन में चले जाए, या गोदावरी के बाद जैसे महानदी आती है, ऊपर महानदी आती है या नीचे कृष्णा आती है, तो वहाँ पे पानी चला जाए, तो इसको यानी कि हमने बेसिन से बेसिन पानी का ट्रांसफ़र कर दिया एक बेसिन से दूसरे बेसिन में, जैसे हम कर भी रहे हैं। जैसे हमने केन बेतवा लिंक के ऊपर बात चल रही है कि केन और बेतवा दो नदियाँ हैं, दो के अलग अलग बेसिन्स हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए।
UN रिपोर्ट ऑन ट्रांस बाउंड्री वाटर सिस्टम स्टेटस एंड ट्रेंड 2016 की रिपोर्ट है, उसका कहना यह है कि जो इशू है वाटर ट्रांसफर का विद वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रपोज्ड टू बी अचीव ड्यूरिंग 2015 से 2030 तक। रिपोर्ट आइडेंटिफाइड रिस्क एसोसिएटेड विद वाटर ट्रांसफर इन 3 कैटेगरीज। अब उनका कहना यह है कि हम पानी तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन ये प्रकृति के अगेंस्ट है, पहली बात तो। अब दूसरी बात ये आती है कि इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि बायोफिजिकल फ़र्क आ सकता है, सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक विकास के रूप में दिक्कत आएगी, और वहाँ पे जो गवर्नेंस इशू है, सुशासन का जो इशू है, उसमें दिक्कत आएगी। साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हाई बायोफिजिकल एंड द हाईएस्ट सोशियो इकोनॉमिक रिस्क। तो भारत में बायोफिजिकल जैव भौतिकीय और जो हाईएस्ट सोशियो इकोनॉमिक है यानी कि सामाजिक आर्थिक जो जोखिम है उसकी श्रेणी में भारत सबसे ऊपर आता है। सेंसस 2011 के हिसाब से भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो मात्र 34% है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है 7,935 टाउन्स में। अगर हम सभी की तरह के क्लासेस के टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ देखें, सभी तरह के टायर के सिटीज़ मिला दें तो लगभग 7,935 शहर हैं भारत में, और 34% जो पॉपुलेशन है भारत की 2011 सेंसस के हिसाब से वो शहरी थी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द अर्बन पॉपुलेशन कॉम्पोनेंट इंडिया विल क्रॉस द 40% मार्क बाय 2030। तो जो 34% अभी पॉपुलेशन थी तो ये माना जा रहा है कि 2030 तक भारत की अर्बन पॉपुलेशन 40% हो जाएगी, 2050 तक 50% हो जाएगी। ये वर्ल्ड का अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2018 की रिपोर्ट है। द अर्बन पॉपुलेशन अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहरी जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या की 50% हो जाएगी लास्ट सेंचुरी तक, यानी कि इस सेंचुरी के लास्ट तक, यानी 2100 तक आते आते पूरी दुनिया में अगर 100 करोड़ या मान लेते हैं 800 करोड़ जैसे लोग अभी हैं, तो हम 800 करोड़ के मान के चलते हैं कि अगर 800 ही करोड़ लोग होंगे तो उससे क्या होगा कि 800 करोड़ लोग से 400 करोड़ लोग तो गाँव में रह रहे होंगे और 400 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे होंगे। Although the pace of India's urbanization is relatively slow, it is now urbanizing at a rapid pace। तो पहले तो क्या हो रहा था कि भारत का जो शहरीकरण था वो स्लो पेस पे था, लेकिन अब जो भारत में शहरीकरण हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सिटी वाटर सप्लाई इज़ नाउ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटर बेसिन। अब सिटी के अंदर पानी सप्लाई करना ये सिर्फ एक नदी के बस की बात नहीं रहा है, ये इंटर बेसिन की बात हो गई है, और पानी का इंटर स्टेट ट्रांसफ़र की बात भी हो गई है कि एक राज्य से पानी दूसरे राज्य में जाए। अहमदाबाद का केस देखते हैं कि अहमदाबाद एक इंटरेस्टिंग केस है इस कॉन्टेक्स्ट में। 80% से ज़्यादा पानी की सप्लाई जो हो रही है शहर के अंदर वो ग्राउंड वाटर से होती थी 1980s तक, यानी कि ज़मीन के अंदर से पानी निकालकर शहर की सप्लाई की जाती थी। द डेप्थ टू ग्राउंड वाटर लेवल रीच्ड 67 मीटर्स इन कन्फाइंड एक्वेफर्स। तो ज़मीन के अंदर 67 मीटर तक आप चल जाएंगे तब जाके आपको पानी मिलता था, इतनी गहराई तक पानी पहुंच गया था। पानी निकालते निकालते पानी का जो लेवल है इतना कम हो गया था। द सिटी नाउ डिपेंड्स ऑन द नर्मदा कैनाल फॉर द बल्क ऑफ इट्स वाटर सप्लाई। और अब वो जो है नर्मदा कैनाल पे डिपेंड करता है, जो नर्मदा नदी इतना नीचे बहती है उसका पानी वहाँ पे आता है नहर के द्वारा, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। द शिफ्ट इज़ फ्रॉम लोकल ग्राउंड वाटर टू कैनाल वाटर रिसीविंग सप्लाई फ्रॉम एन इंटर स्टेट एंड इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ सरफेस वाटर। सिंपल सी बात है, जो पहले वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता था, ज़मीन के अंदर के पानी पे डिपेंड करता था, अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटर स्टेट और इंटर बेसिन ट्रांसफ़र पे। क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो आपका महाराष्ट्र में भी बहती है, थोड़ी सी एमपी में भी बहती है, और इससे बहते बहते गुजरात से बहते बहते तब जाके गिरती है अरेबियन सी में। तो अब अगर वो इस तरह से बह रही है तो एक तो बेसिन का ट्रांसफ़र हो गया कि नर्मदा नदी का जो पानी है वो ऊपर आपने अहमदाबाद में सप्लाई किया है, कैनाल बनाकर आप सप्लाई कर रहे हैं। तो यानी किस तरह से एक शहर जो दूसरे राज्यों में जो कैनाल रिवर बह रही थी उसके पानी पर डिपेंड हो गया है। डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर कंटिन्यूज पर्टिकुलरली इन द पेरी अर्बन एरियाज़। पेरी अर्बन एरियाज़ वो होते हैं कि जो बिल्कुल शहर है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है चारों तरफ का, जो अभी पूरी तरह से शहर नहीं है और अभी पूरी तरह से गांव भी नहीं रहा है। गांव से शहर के बीच में जो ट्रांजिशन फेज़ होता है, जब कोई गांव शहर बनने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसको हम पेरी अर्बन एरियाज़ कहते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल लार्ज सिटीज़ दैट हैव स्विच्ड टू सरफेस वाटर सोर्सेज। वाइल सरफेस वाटर ट्रांसफ़र, अब सरफेस वाटर का मतलब क्या होता है कि जो सतह पे पानी होता है, जैसे कि नदियों में, नहरों में जो पानी होता है उसको सरफेस वाटर कहते हैं, और जो एक्वीफर्स में पानी होता है, ज़मीन के अंदर पानी होता है, उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो सरफेस वाटर ट्रांसफ़र फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़ इज़ विजिबल। तो गाँव से शहरों में जो सरफेस का पानी जा रहा है नदियों के थ्रू, नहरों के थ्रू, वो तो दिख रहा है सब लोगों को, एंड कैन बी कंप्यूटेड, और पता भी लगा सकते हैं कि भाई कितना पानी बह रहा है। द रिचार्ज एरियाज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स आर स्प्रेड ओवर वेल बियॉन्ड द सिटी बाउंड्री और इट्स पेरिफेरी।
वॉट एवर बी द सोर्स, सरफेस और ग्राउंड वाटर, सिटीज़ लार्जली डिपेंड ऑन रूरल एरिया। सिंपल सी बात है, कोई भी सोर्स हो, कहीं से भी पानी आ रहा हो, सतह से पानी आ रहा हो, ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा हो, बेसिकली ये कह सकते हैं कि पानी की सप्लाई के लिए शहर गाँव पर ही डिपेंडेंट है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा होता है कि पहले दो राज्यों में लड़ाई हुआ करती थी पानी को लेके, कावेरी नदी के पानी को लेके कर्नाटक तमिलनाडु आपस में लड़ाई करते थे। अब पानी को लेकर कुछ टाइम में ऐसा होगा कि गांव और शहर लड़ाई करेंगे। गांव वाले कहेंगे कि ये हमारा पानी है, हम इसको सिंचित कर रहे हैं, हम इसको सेव कर रहे हैं, और ये शहर में 5 स्टार होटल्स में फिजूल खर्ची के लिए बेचा जा रहा है। A system perspective and catchment scale based approach are necessary to link reallocation of water with wider discussions on development, और ये सब चीज़ें कही गई हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं कि मानसबल लेक कहाँ पे है, ये कश्मीर में है। मानसबल लेक फ्रेश वाटर लेक है। तमिलनाडु के सीएम ने एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च करी है। रॉजर फेडरर ने कहा है कि रिटायर हो जाएंगे अब लेबर कप के बाद। तो टेनिस लेजेंड है रॉजर फेडरर, जो कि 20 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो अब रिटायर हो रहे हैं। वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। और कुतुब शाही टॉम्स कहाँ पे हैं, ये हैदराबाद में है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इस इटालियन पोएट का नाम बताइए जो अपनी एक राइटिंग है उनकी द डिवाइन कॉमेडी, है ना, इसलिए जाने जाते हैं। और इटालियन के जो दो आप कह सकते हैं किस चीज़ का, 2 यूरो का जो कॉइन है, 2 यूरो का कॉइन के ऊपर उनकी फोटोग्राफ है। तो वो कौन है, वो है दांते अलीघिरी। तो दांते अलीघिरी जो है उनका नाम है। फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, सिंपल सी बात है, एडम स्मिथ। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो चुका है अब कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ हैं। ये पर्सनैलिटी पुट फोर्थ द थ्योरी ऑफ द इनविजिबल हैंड, एक इनविजिबल हैंड की उन्होंने बात की थी। आपको इस इकोनॉमिक्स का नाम बताना है जो 20 पाउंड के नोट पे आपको मिलेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के, तो एडम स्मिथ है। फिर कहते हैं कि विच मोनार्क वाज द मोस्ट फीचर्ड वुमेन ऑन अ बैंक नोट वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में किसी बैंक के नोट पर किस एक मोनार्क की, एक राजशाही परिवार में से एक मेंबर की फोटोग्राफ रही थी, तो रही थी क्वीन एलिजाबेथ II की। नेक्स्ट आता है 2018 में आरबीआई ने इशू किया था 10 रुपये का डिनोमिनेशन बैंक नोट महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ में। और नया डोमिनेशन पे एक मोटिव था 13th सेंचुरी टेम्पल का। तो वो किसका था, वो था सन टेम्पल कोणार्क का। फिर आता है पॉलिटिशियन। इस पॉलिटिशियन ने 11वां और 13वां प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया है पाकिस्तान में। और 10 रुपये के कॉइन में ये हैं बेनज़ीर भुट्टो। और फिर आता है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर का नाम बताना है आपको, जो सभी तरह के नोटों पर है वियतनाम में, वो है एस्ट्रिड लिंडग्रेन। तो ये इनका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।